वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो हम लोग पढ़े अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। एक बार अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक निकाले हैं, एक बार निरक्षीय स्थिति के लिए। अक्षीय स्थिति क्या होता है? बढ़ाए गए अक्ष पर। और निरक्षीय स्थिति क्या होती है? लंबार्धक पर। अब इसमें दोनों निकलेगा एक साथ, अक्षीय स्थिति भी बनेगा और निरक्षीय स्थिति भी बनेगा। तो देखो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों, इधर ध्यान देना। यहाँ पर बिंदु ए और बिंदु क्या है? बी है। ए पर क्या है? प्लस क्यू आवेश और बी पर क्या है? माइनस क्यू आवेश। केंद्र क्या हो गया? ओ। प्रभावी लंबाई क्या हो गया? 2a। प्रभावी लंबाई 2a। तो ओ से बी तक की दूरी क्या हो जाएगा? a। और ओ से ए तक की दूरी क्या हो जाएगा? a। ठीक, ए और बी है। ए पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रभावी लंबाई क्या हो गया? 2a। अब O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। तो P पर क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर देखेंगे A भी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। A भी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। A पर कौन सा आवेश? बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर माइनस क्यू आवेश। बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश। प्रभावी लंबाई क्या है? 2a। प्रभावी लंबाई 2a। केंद्र O से R दूरी पर बिंदु क्या है? दूरी पर बिंदु P है, जिस पर क्या ज्ञात करेंगे? उस क्षेत्र की तीव्रता। दो घटक में वियोजित करते हैं ना, कौन कौन से घटक? ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक में क्या रहता है? साइन थीटा। और क्षैतिज घटक में क्या रहता है? ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक में क्या रहता है? साइन थीटा। और क्षैतिज घटक में क्या रहता है? साइन थीटा ही क्यों लेते हैं ऊर्ध्वाधर घटक में? लंब अपान में कर्ण होता है, तो क्या आता है? लंब आता है, ठीक है। और उसको क्षैतिज घटक को क्यों लेते हैं? उसको cos थीटा को आधार बटे कर्ण। आधार मतलब पृथ्वी के समांतर, तो उसको क्या लेते हैं? क्षैतिज घटक में। और साइन का क्या होता है? लंब अपान में कर्ण, तो क्या होता है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री का एंगल। अब इसमें देखो ओपी को हम लोग ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो गया? P हो गया। P इक्वल क्या होता है? 2QA। Q क्या है? आवेश। और A क्या है? A क्या है? केंद्र से आवेश की दूरी। आवेश A पर है और B पर है। 2A प्रभावी लंबाई है और A क्या है? केंद्र से आवेश की दूरी, ठीक। और ये P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटक में वियोजित करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दो घटक में वियोजित करने पर कौन कौन से दो घटक? दो घटकों में वियोजित करने पर, ये थ्योरी टाइप का ज्यादा है, घटकों में वियोजित करने पर। अब देखो, अब यहाँ पर दो घटक में वियोजित कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करनी है P, बिंदु P पर। OP की दूरी क्या है? R। अब इसको दो घटक में वियोजित करेंगे, तो जैसे ये हम लोगों का ये OP है, OP है। अब यहाँ पर इसको हम लोग जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक क्या रहता है? cos थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये P cos थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा? P cos थीटा। किसको वियोजित कर रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P है। तो वहां पर देखो क्षैतिज घटक में क्या वियोजित होता है? cos थीटा। ये क्या है? क्षैतिज घटक है। क्षैतिज मतलब पृथ्वी के समांतर, तो इसमें क्या होता है? cos थीटा। और cos थीटा को ही क्यों लेते हैं? आधार अपान में कर्ण, ठीक। अब लंबवत वियोजित करते हैं तो क्या लेते हैं? साइन थीटा। लंबवत या ऊर्ध्वाधर तो क्या लेंगे उसको? साइन थीटा। क्षैतिज घटक को और बोलते हैं समांतर घटक।
क्षैतिज घटक और समांतर घटक। और साइन थीटा ये इसको क्या बोलेंगे, लंबवत या ऊर्ध्वाधर। ठीक, दोनों सेम है। ये क्या है, समांतर या क्षैतिज है, और ये क्या है, लंबवत या क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ये समझ में आ गया। अब ये चित्र ऐसे तिरछा है तो यहाँ पर जो वियोजित होगा ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इस तरह से रहेगा। इसके अक्ष के क्या है, अनुदिश। और किसको वियोजित कर रहे हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव को, तो P को, तो क्या लिखेंगे, P cos थीटा। आए समझ में। अब इसके बाद इसी में हम लोग इसको लंबवत घटक यहाँ पर ऐसे करके लंबवत, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P sin थीटा। आए समझ में। यही चित्र है लेकिन ये तिरछा, इसीलिए इसको यहाँ पर बताई हूँ। ऐसे सीधा रहता ये क्या होता, इसी के अक्ष के अनुदिश होता, तो ये क्या होता, cos थीटा, और लंबवत क्या होता, sin थीटा। अब यही चित्र ऐसे है तो इसका क्या, cos थीटा कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा, इसी अक्ष के अनुदिश, और लंबवत वाला यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्या बनेगा आपका cos थीटा, और ये क्या बनेगा sin थीटा। समझ में आया। P cos थीटा मतलब अब ऐसे सीधा सीधा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, अब ये सीधा ना करके ऐसे है तो यहाँ पर मतलब उसी के लाइन पर रहे, उसी लाइन पर रहे तब वो क्या है, cos थीटा, और लंबवत रहे तब क्या है वो sin थीटा। ठीक, तो ये इसको अक्ष के अनुदिश भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अक्ष के अनुदिश। तो समझ में आया, ये क्या हो गया, P cos थीटा और ये P sin थीटा। समझ में आया सभी का। अब देखो इसको दो घटक में वियोजित कर दिए, क्या क्या, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक में क्या हुआ, क्षैतिज घटक क्या हो गया, P cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया, P sin थीटा। ये हो गया। अब इधर ध्यान देना, यहाँ पर अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक निकाले थे। ठीक है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक निकाले थे। तो अक्षीय स्थिति में क्या आया था, क्या आया था बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या 2p को भी पहले बोले वो भी ठीक है, 2p अपान में क्या है, r3, और उसमें क्या आया था, p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r3। ठीक है, ये आया था। अब देखो, अब इसमें से आप लोग बताओ, ये इसको दो घटक में वियोजित किए हैं, एक cos थीटा और एक sin थीटा। इसमें से कौन अक्षीय स्थिति का होगा और कौन निरक्षीय स्थिति का होगा, उसको बताओ। अक्षीय स्थिति क्या होता है, बढ़ाए गए अक्ष पर होती है। अक्षीय स्थिति को कैसे बनाए थे, ये A है और ये B है, तो इसी अक्ष को यहाँ तक बढ़ाए तब वो ज्ञात हुआ था। तो ये क्या है, बढ़ाए गए अक्ष पर है। ठीक, तो इसमें से अक्षीय स्थिति कौन आएगा, P sin थीटा आएगा कि P cos थीटा, P cos थीटा। cos थीटा उसी अक्ष पर है ना, और ये उसी अक्ष पर है, तो क्या आएगा, P cos थीटा। और निरक्षीय स्थिति निकाले तो क्या निकाले थे हम लोग, लंबवत निकाले थे, तो लंबवत निकाले थे तो क्या आएगा, sin थीटा। समझ में आया। तो cos थीटा वाला क्या है, अक्षीय स्थिति, और उसमें sin थीटा वाला क्या है, निरक्षीय स्थिति। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक कौन सी स्थिति होगी, अक्षीय स्थिति। क्षैतिज घटक कौन सी स्थिति होगी, अक्षीय स्थिति। समझ में आया। तो अक्षीय स्थिति, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले, जिसको लिख लेते हैं हम लोग E1। क्षैतिज घटक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया, E1। तो क्या आया था फार्मूला, 2p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r3। अब यहाँ P के साथ में क्या है, cos थीटा, तो क्या रख देंगे हम लोग, cos थीटा। समझ में आ रहा है। अक्षीय स्थिति का क्या होता है, 2p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r3, और यहाँ पर अक्षीय स्थिति किसमें है, cos थीटा, तो क्या लिख लेंगे इसको, cos थीटा। ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया। उसी फार्मूला में रख रहे हैं। इसमें बताओ ऊर्ध्वाधर घटक का क्या होगा, ऊर्ध्वाधर घटक में क्या होगा ये, हाँ पहले इसको क्या लिखेंगे हम लोग, निरक्षीय स्थिति। क्या लिखेंगे, निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति है तो E2 इक्वल में क्या होगा बताओ, P sin थीटा 4 पाई 0 r3। दोनों सेम रहता है, अंतर सिर्फ कितना का होता है, 2 का। अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति का 2 गुना होता है। तो ये 2p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r3 और ये p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r3। इसमें क्या रहता है, cos थीटा है, क्षैतिज घटक है तो क्या रहेगा, cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक है तो क्या हो जाएगा, sin थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो क्या है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि। अक्षीय स्थिति में निकाले तो सदिश राशि था, तो उसको क्या किया हम लोग? E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा क्या थी? विपरीत थी। तो विपरीत थी तो उसमें क्या किया? E1 माइनस E2 कर दिए। अब निरक्षीय स्थिति में वैसा कंडीशन ही नहीं आया था, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या है? P cos थीटा और P sin थीटा दोनों क्या है? लंबवत है। दोनों कैसे हैं? लंबवत है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि है। और दोनों घटक क्या है? परस्पर लंबवत है। दोनों घटक परस्पर लंबवत है। लंबवत का मतलब कितने अंश का कोण? 90 अंश का। परस्पर लंबवत है तो इसका परिणामी हो जाएगा, सबका अलग अलग फार्मूला है ना। सदिश नहीं रहता ना तो सीधा सीधा जोड़ देते, सदिश नहीं रहता तो कोई नियम लागू नहीं होता, उसको सीधा सीधा परिणामी निकालने के लिए क्या करते? जोड़ देते। जैसे टोटल प्राप्त करना है आवेश का, देखे थे ना, आवेश का बीजीय योग, तो बीजीय योग में क्या किए थे? टोटल उसको प्लस कर दिए थे, जोड़ दिए थे। लेकिन ये सदिश राशि है, इसीलिए पूरा इसको देखना पड़ता है कि वो कहां पर है क्या के। और सदिश राशि नहीं रहता तो उसको सीधा सीधा जोड़ देते। तो सदिश राशि है तो अक्षीय स्थिति में तो उसका अलग बना था, निरक्षीय स्थिति का अलग बना था। अब इसमें कौन सा कंडीशन आ गया? दोनों परस्पर लंबवत है। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। दोनों अलग हो गया तो ये परस्पर लंबवत है, जिसका परिणामी होता है लंबवत वाले का यहाँ पर स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। सबका अलग अलग कंडीशन। यहाँ पर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। समझ में आया? परिणामी क्या हो गया? अब यहाँ पर सबका फार्मूला अलग होता है ना, ये कौन से वाले का है? लंबवत वाले का। तो E इक्वल में स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो समीकरण पहला तथा दूसरा से, समीकरण पहला तथा दूसरा से मान रखने पर किसका किसका मान रखेंगे? E1 और E2 का। चलो मान को रख दो तो परिणामी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, E1 रूट में यहाँ पर क्या हो गया? E1 का मान क्या है? यहाँ पर नहीं आएगा। E1 का मान क्या है? 2p अपान में क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब, और यहाँ पर क्या है? cos थीटा। क्या चीज हो गया? ये क्या हो जाएगा? p sin थीटा अपान में क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब का मान क्या है? यहाँ पर 2p cos थीटा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब, और वहां पर क्या हो जाएगा? p sin थीटा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, स्क्वायर डाल दिए। अब देखो, अब इसमें यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जा रहा है? अब ये सबका स्क्वायर है तो ये हो गया 4p स्क्वायर। अब इसको 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर ऐसे लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? r क्यूब, इसका भी स्क्वायर होगा, मतलब टोटल सबका क्या है? स्क्वायर है। तो इसको मैं सीधा सीधा कॉमन निकाल रही हूँ। स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब रूट से कॉमन निकलेगा, रूट से बाहर आएगी ना। क्या क्या सेम है वो बाहर आएगी, बताओ सीधा सीधा। ये 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 वाले तो नहीं आएगा, ठीक है, इसमें आएगा p स्क्वायर होगा तो ये रूट से बाहर होकर क्या हो जाएगा? p स्क्वायर है, रूट से बाहर होकर क्या हो गया? p हो गया। उसके बाद और क्या? 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। इसका मतलब यहाँ पर ये पावर ये करके हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? मतलब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो ये रूट में रहेगा तो इस तरह से होगा ना, p स्क्वायर करके। अब इसको रूट से बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे? p। ठीक, उसको डायरेक्ट क्यों, समझ गए ना। तो p स्क्वायर को बाहर करेंगे तो क्या हुआ? p, और ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब, इतना को बाहर कर दिए क्योंकि ये दोनों में है, जो दोनों में है वो बाहर हो गया। अब बचा क्या क्या? इसमें क्या बचा? यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बचा? 4, और cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये sin स्क्वायर थीटा। समझ में आया? इतना एक कॉमन निकाले, समझ में आ गया ना। दोनों में क्या चीज सेम है? ऊपर में क्या है? p, और नीचे में क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। इतना सेम है, उसको क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो E इज इक्वल टू p अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? ये है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा।
चलो इतना ही रहने दो इसको। और इसको देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 और 1 4, उतना ही 6। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है 1। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। यहाँ पर ये क्या बचा, 3 cos स्क्वायर थीटा, इनका मान क्या आ गया +1। अब ये इतना आ गया, हम लोगों का व्यंजक इतना आ गया, क्या आ गया, E इक्वल में P अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा +1। ये व्यंजक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग किसी भी बिंदु पर मतलब कौन कौन सा पढ़े हैं, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। अब ये सही है कि नहीं उसको देखेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं स्थिति में, इतना देखो, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में पहला क्या है, अक्षीय स्थिति। क्या, अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, कहां पर स्थित होता है, बढ़ाए गए अक्ष पर। अब जैसे यहाँ पर निकाले थे हम लोग A और ये क्या है B, ठीक है। अब इसको R दूरी तक बढ़ाए, केंद्र O से R दूरी पर बढ़ाए, तो यहाँ पर क्या मिला, बिंदु P। यहीं पर क्या ज्ञात किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये AB पर ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर कितना डिग्री का, यहाँ नहीं पूछ रही हूँ, ये इसी लाइन पर है, आगे बढ़ रहा है, तो क्या होगा 0। क्या होगा 0, इतना तक होगा तब तो 180 घूम कर आया। इसी लाइन को हम लोग क्या बढ़ाए हैं, आगे बढ़ाए, तो वही लाइन आगे बढ़ेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का। समझ में आया, कितने डिग्री का, 0 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 0, थीटा इक्वल क्या हो गया 0। अब इसमें मान को रख दो, E इज इक्वल टू P अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब, यहाँ पर 3 और ये cos स्क्वायर और ये क्या हो गया, थीटा की जगह पर 0, ठीक है। अब यहाँ पर cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। cos 0 का मान यहाँ पर क्या हो जाता है 1। देखो cos 0 आप लोग मैथ वाले तो पूरा याद रखोगे, लेकिन जितना अभी आप लोग फिजिक्स से पढ़ रहे हो, जिन लोग बायो वाले हो, मैथ वाले को तो पढ़ना ही पड़ेगा, गणित में उसमें कोई टेंशन नहीं जितना डिग्री का। लेकिन जितने लोग फिजिक्स से पढ़ रहे हैं उन लोगों को कॉस और साइन का 0 अंश का, 90 अंश का और 180 अंश का, इतना तीनों का तीनों एकदम फिक्स से याद होना ही चाहिए। 10th क्लास में सब पढ़कर आए हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि वो जगह जगह यूज होने वाला है। फिजिक्स मतलब गणित, उसमें कोई अंतर नहीं है। व्यंजक बन रहा है मतलब गणित है, तो उतना आप लोगों को 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, ये तीनों याद होना ही चाहिए। कॉस और साइन का पूरा एकदम फिक्स है। तो cos 0 अंश का मान क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। ये क्या हो गया 3 + 1 मतलब हो गया 4। अब ये 4 हो गया और 4 को बाहर करेंगे रूट से तो क्या आएगा, 4 को रूट से बाहर करेंगे क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रही ना, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 को रूट से बाहर करेंगे कितना आएगा 2। आया अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति का फार्मूला आ गया ना, क्या है अक्षीय स्थिति का 2 पाई अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। ये किसका आ गया अक्षीय स्थिति का। अब दूसरा क्या है निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति में बताओ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, बताओ थीटा इक्वल। अब उसमें निरक्षीय स्थिति निकाले थे तो यहाँ पर A और ये क्या था B, ठीक, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया, वो क्या था उसके लंबार्धक पर स्थित था, लंबार्धक, तो लंब मतलब 90 अंश, तो थीटा का मान कितना आएगा 90 अंश। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब मान को रख देंगे यहाँ पर, ये क्या हो गया P अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। अब ये क्या हो गया 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री हो गया प्लस क्या हो गया 1, तो P अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। cos 90 डिग्री का मान 0, cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो cos 90 डिग्री का मान 0, तो ये क्या हो गया 0, बचा क्या 1, और रूट में 1 है उसको बाहर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो आ गया क्या ना E इज इक्वल टू क्या आ गया P अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, ठीक है। तो ये क्या आ गया निरक्षीय स्थिति, ठीक, क्यूब है ना, आया समझ में।
तो यहाँ पर ये दोनों व्यंजक आ गया, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अब ऐसा नहीं है कि इसी को बना दे उसमें अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति को, इसमें नाम लिखा रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो किसी भी बिंदु पर मतलब कितना बिंदु पढ़े हम लोग? दो, क्या क्या? अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक, तो पहला हम लोग अक्षीय स्थिति बना चुके हैं, निरक्षीय स्थिति बना चुके हैं। उसके बाद ये किसी भी बिंदु पर निकालना उसी को है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। चलो रिपीट करें, देखो इधर बता रही हूँ। चलो बिंदु ए पर क्या है? प्लस क्यू और बी पर क्या है? माइनस क्यू और प्रभावी लंबाई क्या है? केंद्र क्या है? ओ। ठीक, केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु क्या लिए हैं? P। इसको सीधा मत खड़ा कर देना, सीधा खड़ा करेंगे तो क्या होगा? लंबवत। कोई सा भी बिंदु, तो 90 अंश को मत ये करना, तिरछा रख सकते हो। तो केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जहां पर क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, फिर से इसमें बिंदु A पर कौन सा आवेश? प्लस क्यू और बी पर माइनस क्यू। प्रभावी लंबाई क्या है? केंद्र से r दूरी पर है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? P इज इक्वल टू क्यू ए। क्यू क्या है? और ए क्या है? आवेश का केंद्र से दूरी। ठीक है, आवेश का केंद्र से दूरी, यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, अब इसको दो घटक में वियोजित करेंगे। तो दो घटक में वियोजित करते हैं तो क्या क्या होता है? क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक में क्या रहता है? और ऊर्ध्वाधर घटक में क्या रहता है? साइन थीटा। अब देखो ये OP, तो इसको यहाँ पर ये OP है, ये OP है। अब ये अक्ष के अनुदिश या क्षैतिज या समांतर, तो क्या आएगा? cos थीटा। क्या आएगा? cos थीटा। और लंबवत करेंगे तो क्या आएगा? sin थीटा। अब ये ऐसे है तो इसका अक्ष के अनुदिश क्या बना? ये बनेगा। और लंबवत कैसे बनेगा? ये वाला। ठीक है, आया समझ में? तो अक्ष के अनुदिश या क्षैतिज घटक या समांतर घटक क्या होगा? cos थीटा। और किसको वियोजित किए हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। तो क्या लिखेंगे इसको? P cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा? P sin थीटा। आया समझ में? अब देखो ये तो हो गया क्षैतिज घटक P cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो गया? P sin थीटा। अब क्षैतिज घटक कौन सी स्थिति है? अक्षीय स्थिति, क्योंकि अक्ष को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? अक्षीय स्थिति। तो क्षैतिज घटक कौन सी स्थिति बना? अक्षीय स्थिति। और अक्षीय स्थिति का फार्मूला क्या आया था? 2p/4 पाई एप्सिलॉन 0 r³। ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या है? cos थीटा है, तो इसके साथ में क्या रहेगा? cos थीटा। ये समीकरण पहला हो गया। उसके बाद ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक मतलब लंबवत घटक, तो कौन सी स्थिति? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति का फार्मूला क्या आया था? P sin थीटा अपान मतलब P/4 पाई एप्सिलॉन 0 r³। और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर में क्या है? sin थीटा, तो क्या रहेगा? sin थीटा। ठीक, अब यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। तो अब सदिश राशि है तो सदिश के नियम का उसको पालन करना पड़ेगा। ये P cos थीटा और ये P sin थीटा, बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ ये परिणामी इसका क्या हो जाएगा? लंबवत है। तो लंबवत है तो E इक्वल में यहाँ पर होता है स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये इसका परिणामी आता है। ठीक है, इसका परिणामी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? समीकरण पहला और दूसरा से क्या करेंगे? मान को रखेंगे। पहला में मान क्या है? 2p cos थीटा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r³ और ये P sin थीटा अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r³। स्क्वायर है तो स्क्वायर को लगा दिए। अब दोनों में क्या चीज सेम है? P अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 r³। अब ये सबका तो स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर होगा मतलब रूट से क्या हो गया? बाहर हो गया। अब इसमें बचा क्या? 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 4। और क्या लिखेंगे इसको? 4 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर कितना लिख सकते हैं? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 और 1 क्या होता है? 4। ठीक, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान क्या आता है? 1। तो ये हम लोगों को आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसको आगे आप लोगों को बनाना ही है। ठीक है, तो स्थिति अब इसको देखेंगे। विशेष स्थिति में पहला स्थिति क्या है? अक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति पर
हम लोग जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वो क्या होती है, बढ़ाए गए अक्ष पर। तो उसी अक्ष को बढ़ा रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 0। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1, और 3 के साथ 1 का इंटू हुआ तो क्या आया, 3, और 3 + 1, तो 3 + 1 तो कितना हो गया, 4, और 4 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ गया, 2। तो E इक्वल में क्या आ गया, 2p/4πε0r³। ठीक, ये किसका है, अक्षीय स्थिति का। उसके बाद देखेंगे निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, थीटा लंबवत होती है, तो लंबवत है मतलब कितने अंश का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ थीटा की जगह पर कितना रख दिए, 90 अंश। और cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0। तो 3 के साथ 0 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, 0, बचा क्या, 1। तो यहाँ पर ये 1 तो क्या आ गया, p/4πε0r³। समझ में आ गया।